बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, जिस टॉपिक का नेम है जी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। याद रहे कि ये टॉपिक आपका शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो आपने इसको शॉर्ट और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। तो इसको डिफाइन करते हैं। नियर पॉइंट की डेफिनेशन देखिएगा, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट appears to be distinct is called least distance of a distinct vision or near point। क्या मतलब कि वो कम से कम फासला जिस पे आपकी आंख एक ऑब्जेक्ट को बिल्कुल वाज़े तौर पे देख सकती है, ये आपका नियर पॉइंट कहलाएगा। इसी चीज को आप सिंपल यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज कॉल्ड नियर पॉइंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। अब ये कम से कम फासला कितना होना चाहिए कि जिस पे आप ऑब्जेक्ट को बिल्कुल वाज़े तौर पे देख सकते हो। तो याद रखिएगा वो कम से कम फासला आपका 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। यह आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इस 25 सेंटीमीटर से भी लेस कर दूं डिस्टेंस को, तो फिर याद रखिएगा आपकी बुक कहती है कि आपको फिर ऑब्जेक्ट नजर आएगा ब्लर्ड एंड फजी टाइप। अब स्टूडेंट्स, हम फार पॉइंट को डिफाइन करते हैं कि जहां आपने मिनिमम का वर्ड यूज किया था वहां अगर मैक्सिमम का वर्ड यूज कर दें तो ये फार पॉइंट की डेफिनेशन बन जाएगी। अब फार पॉइंट के लिए आखिरी हद क्या होनी चाहिए, मतलब कितनी दूर हम एक ऑब्जेक्ट को रखें कि वो हमें बिल्कुल वाज़े तौर पे नजर आए। तो याद रखिएगा फार पॉइंट के लिए हमारे पास जो आखिरी हद होगी वो होगी इन्फिनिटी। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं तो आपकी आंख उसको वाज़े तौर पे देख सकती है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर अगर हम इन्फिनिटी को आसमान कंसीडर कर लें और वहाँ पे जो स्टार्स हैं वो हमें कुछ बिल्कुल शार्प नज़र आते हैं और कुछ हमें थोड़े हल्के ब्लर टाइप नज़र आते हैं, तो इन्फिनिटी पे तो सारे स्टार्स जो हैं वो हमें शार्प नज़र आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा स्टार से लेके आपकी आँख तक का जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है। तो जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो रेज पैरेलल आती है। तो अब लेट कर लें ये 4 रेज आ रही है, तो आपके आँख का डायामीटर छोटा है, कम है, तो उस डायामीटर में सिर्फ ये 2 रेज आ सकेंगी, यानी कि उस लेंस में से पास करेंगी, ये 2 नहीं करेंगे, तो जिसकी वजह से आपको इमेज थोड़ा हल्का नज़र आएगा, फेंट टाइप नज़र आएगा। लेकिन जब आप स्टार्स को टेलीस्कोप से देखते हैं तो टेलीस्कोप में बड़ा लेंस यूज़ किया होता है, तो वो सारी जो पैरेलल रेज आ रही होती हैं वो उस लेंस में से पास करके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही होती है, जिसकी वजह से टेलीस्कोप से आपको सारे स्टार्स बिल्कुल शार्प नज़र आते हैं। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स ये तो था हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन अगर यहाँ से एमसीक्यूज बनता है तो वो फिर किस तरह से बनेगा उनको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो फर्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं कि द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ हेल्दी आई ह्यूमन मस्ट बी, यानी कि ये आपसे वही पूछ रहा है कि एक आँख के लिए कम से कम फासला कितना होना चाहिए कि जिससे आपको ऑब्जेक्ट वाज़े तौर पे नज़र आए। तो याद रखिएगा अभी आपको बताया 25 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब कौन सी ऑप्शन बनती है जी, चार्ली। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि विद द एज ऑफ द नियर पॉइंट, कि एज के बढ़ने के साथ साथ नियर पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, इंक्रीज, सेम या नन ऑफ दीज। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं, तवज्जो कीजिएगा, कि अगर एज बढ़ रही है तो इसका मतलब उम्र हमारी बढ़ती जा रही है, हम बूढ़े होते जा रहे हैं, तो एज के बढ़ने के साथ साथ हमारी नज़र शायद वीक होती जाएगी। ये बच्चे सोचते हैं, बिल्कुल ठीक सोचते हैं। अब उनके जहन में होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी हमारी नज़र कमज़ोर होती जाएगी, लिहाजा हमें करीब से करीब तर चीज़ें सही नज़र आएंगी, तो इसका मतलब डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो वो फौरन से कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, डिक्रीज की। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा आप बड़े समझदार हैं, लिहाजा आपने डिक्रीज की ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करनी, आपने इंक्रीज की करनी है। अब इंक्रीज की कैसे करनी है इसको समझिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अक्सर आपने देखा होगा कि हम बूढ़े लोगों को जब पढ़ने के लिए कोई चीज़ देते हैं, बुक वगैरह, तो वो उसको करीब से नहीं पढ़ सकते बल्कि थोड़ा सा उसको दूर करके फिर देखते हैं। तो इसका मतलब देखें एज के बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो इसकी बेस्ट ऑप्शन बनती है वो कौन सी है जी, बीटा। तो हम इंक्रीज के ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास है द फार पॉइंट ऑफ ए ह्यूमन आई। ये अभी आपको बताया है कि फार पॉइंट के लिए हमारे पास क्या है जी, इन्फिनिटी। तो ये कौन सी ऑप्शन बन गई, चार्ली। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जी मैग्निफिकेशन। तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मैग्निफिकेशन को आप इस डायग्राम से थोड़ा सा समझिएगा कि हमारे पास ये कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई कैंडल वगैरह है। अब यहाँ से 2 रेज पास करती हुई इस लेंस में से पास करने के बाद इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, तो जहाँ कन्वर्ज होगी वहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब ज़रा गौर करें, इमेज का साइज देखें,
और ऑब्जेक्ट का साइज देखें तो दोनों में से इसका साइज बड़ा है, यानी कि इमेज का साइज मैग्नीफाई हो गया है, बढ़ गया है। तो अगर यहीं पे मैं रेशो ले लूँ इस इमेज ऑफ द साइज और इस ऑब्जेक्ट के साइज की अगर मैं रेशो ले लूँ तो ये मेरे पास मैग्नीफिकेशन कहलाएगी। तो मैं यही करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, लेट करें कि ये हमारे पास इसका जो साइज़ है ये है जी 6 सेंटीमीटर और इस ऑब्जेक्ट का साइज़ है 2 सेंटीमीटर। अब मैं क्या लेने लगा हूँ, रेशो किसकी जी, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जैसे आ जाएगा 6/2 तो 2 3 द 6, तो आंसर क्या आया 3। इसका मतलब ये इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाई हो रहा है। तो यहीं से हम इसको डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली कि मैग्निफिकेशन क्या है जी, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको I/O लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है जी मैग्निफिकेशन, लेकिन याद रखिए लीनियर मैग्निफिकेशन है। अब इसी चीज़ को आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह आपने इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज की रेशो ली है, इसी तरह से आप स्टूडेंट्स इस डिस्टेंस जो कि इमेज डिस्टेंस है, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और ऑप्टिकल सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर मैं इस इमेज डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की रेशो ले लूँ तो जो मेरे पास इसका आंसर आएगा वही हमारे पास इस साइज की रेशो का आंसर आएगा। तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट वो क्या होगा, Q/P। तो जो Q/P का आंसर आएगा वही I/O का आंसर आएगा। तो दोनों की रेशो क्या होगी, सेम। तो इसीलिए आप इन दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेट कर लें, कितना है 6, सॉरी इमेज डिस्टेंस कितना है 6, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 2, तो 6/2 आंसर फिर 3 आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये तो थी स्टूडेंट्स हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन। अब जरा गौर कर लें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं, आपकी बुक ने भी साइड इन्फॉर्मेशन में मेंशन किया है कि ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है या इमेज का साइज है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट का साइज, एक अपने एक्चुअल साइज पे और दूसरा आपके पास विजुअल एंगल पे ये डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट का साइज विजुअल एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे हमने मेंशन कर दी, आपकी बुक ने भी मेंशन किया हुआ है कि देखिए अगर बहुत दूर ऑब्जेक्ट हो तो आपको छोटा नज़र आता है और वही ऑब्जेक्ट अगर करीब हो तो आपको बड़ा नज़र आता है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बड़ा कब नज़र आ रहा है, जब आपका विजुअल एंगल बढ़ रहा है। तो यही चीज़ आपको डायग्राम में मिलेगी कि देखें आँख के करीब अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब विजुअल एंगल ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट आपको बड़ा दिखाई देगा। इसी तरह से अगर आंख से दूर है एक ऑब्जेक्ट तो फिर आपके पास जो विजुअल एंगल बनेगा वो छोटा बनेगा, जिसकी वजह से आपको इमेज भी छोटा नज़र आएगा। ठीक हो गया जी। तो ये आपने साइड इन्फॉर्मेशन से इसको तैयार करना है। अब स्टूडेंट्स ये तो थी हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मैं Q को मालूम ना कर सकूँ, क्या Q के बगैर मैं मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ? इसकी एग्जांपल देखिएगा, मैं लेट करता हूँ कि ये आँख का लेंस है, कन्वेक्स लेंस, आपकी आँख में कन्वेक्स लेंस होता है। अब इस लेंस के पीछे रेटिना पे इमेज बनता है ना, तो इसका मतलब रेटिना से लेके इस लेंस तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। तो क्या आप अपनी आंख के अंदर जाके उस लेंस से लेके पीछे रेटिना तक का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब देखा क्यों हम मालूम ही नहीं कर पा रहे। क्या अब मैग्निफिकेशन कैलकुलेट की जा सकती है? जी बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन याद रखिएगा वो फिर लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं होगी, वो होती है एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसको आपका दूसरा नाम इसका है जी मैग्नीफाइंग पावर, ये भी कह सकते हैं। तो अब एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है? एंगल मेड बाय इमेज एट एडेड आई टू द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट नेकेड आई, यानी कि अनएडेड आई। ठीक होगी, ये रेशियो हमारे पास क्या कहलाती है? एंगुलर मैग्निफिकेशन कहलाती है, जिसको हम मैथमेटिकली कहते हैं बीटा ओवर अल्फा। अब बीटा एंगल को मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया और अल्फा को यहाँ पे, लेकिन इस चीज़ को आपने डायग्राम से समझना है कि एडेड आई का क्या मतलब है और नेकेड आई का क्या मतलब है। इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपकी आँख डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को देखे तो उस टाइम जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास कहलाता है अल्फा। यानी कि आपकी आंख किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखे, किसी चीज़ की हेल्प ना ले, तो उसे बोलते हैं क्या?
नेकेड आई यानी कि अनएडेड आई, तो इसीलिए वो एंगल क्या होगा अल्फा, तो ये बनेगा अल्फा। देखिए बीच में हमने कोई चीज़ यूज़ नहीं की, डायरेक्ट हमारी आंख जो है वो इस ऑब्जेक्ट को देख रही है, तो ये क्या बन जाएगा एंगल अल्फा, और इसी को बोलते हैं नेकेड आई। जब आपकी आंख को किसी चीज़ की हेल्प नहीं लेनी पड़ रही, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देख रही है, तो ये आपका पास मतलब होता है नेकेड आई का या अनएडेड आई का। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं बीटा को, तो याद रखिएगा आपकी आंख जब किसी चीज़ की हेल्प ले, यानी कि मैं यहाँ पे कोई लेंस वगैरह यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, अब देखें अब जो आपके पास सामने इमेज बनेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर दिया ना, अब आपको इमेज मिलेगा। तो ये अब आपकी आंख इस इमेज को इसीलिए देख पा रही है क्योंकि वहाँ पे उसको इस लेंस की हेल्प मिल रही है, तो इस टाइम जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा वो होगा बीटा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास एडेड आई का मतलब, यानी कि इस आंख को किसी चीज़ की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो ये था जी बीटा और ये था अल्फा, इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब स्टूडेंट्स उससे नेक्स्ट हमारे पास है रिजॉल्विंग पावर। अब रिजॉल्विंग पावर को आप यूँ समझें कि जब आप किसी भी इमेज का साइज़ बड़ा करते हैं, उसको मैग्नीफाई करते 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 इतना बड़ा कर देते हैं कि उस इमेज का पिक्सल फट जाता है, तो इसका मतलब है वहाँ पे आप माइनर डिटेल खो देते हैं, वहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो उन माइनर डिटेल्स को अचीव करने के लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो एबिलिटी होती है उसको हम रिजॉल्विंग पावर का नाम देते हैं। तो उसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिवील माइनर डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। आपकी बुक ने इसको एक और अंदाज में भी डिफाइन किया, तो आप चाहे वहाँ से भी डिफाइन इसको कर सकते हैं। अब इसके कुछ फार्मूलाई देखते हैं कि हमारे पास दो इसके फार्मूला यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले जी R इज इक्वल टू 1/अल्फा मिनिमम रेसिप्रोकल ऑफ द मिनिमम एंगल। अब ये अल्फा मिनिमम क्या बला है इसको समझिएगा। लेट करें स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स। अब बहुत दूर से तो लगे कि ये एक पॉइंट है, लेकिन जब आपकी आंख देखे तो और आपकी आंख को ये लगे कि ये एक नहीं 2 पॉइंट हैं और बहुत आपस में करीब हैं 2, यानी कि आपकी आंख को ये लगे कि ये 2 पॉइंट हैं, तो उस टाइम इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन बनने वाला जो एंगल होगा वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है जी, वो हमारे पास होता है अल्फा मिनिमम। अल्फा मिनिमम ठीक हो गया जी। तो उसके बाद अल्फा मिनिमम की जो टेलीस्कोप के लिए वैल्यू होती है वो होती है 1.22 λ/d। अब ये वेव लेंथ है हमारे पास और d क्या है हमारे पास डायमीटर ऑफ द लेंस। यही अल्फा मिनिमम की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें तो आपके पास r का आंसर आएगा d/1.22 λ। अब यहाँ से आपके पास रिजॉल्विंग पावर क्या है, डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायमीटर अगर बढ़ेगा तो रिजॉल्विंग पावर भी बढ़ेगी। इसी तरह से जो r है ये लैम्डा के साथ इन्वर्स रिलेशन बना रहा है, तो अगर जिसका लैम्डा कम होगा उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट MCQs बन सकता है, आपको याद होगा विजिबल लाइट के लिए आपके पास ये कलर है रोएगी BV। अब यहाँ से आपको पता है कि जब आप इस तरह से जाएंगे तो आखिर में आपकी वायलेट की जो वेव लेंथ होगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी, बहुत कम होगी, क्योंकि इस तरह जाने से वेव लेंथ डिक्रीज़ करती है। तो इसका मतलब वायलेट कलर की वेव लेंथ क्या होगी, डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर किसकी होगी, वायलेट की होगी। लेकिन अक्सर जो हमारे MCQs में कंपटीशन चलता है वो रेड का और ब्लू कलर का चलता है। तो रेड और ब्लू में से देखें ब्लू की वेवलेंथ क्या होगी, कम, तो ब्लू की रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, ज़्यादा, मैक्सिमम होगी। और रेड की वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा, तो इसीलिए उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्कशन। लास्ट में हमारे पास ये 2 फार्मूला ही रह गए हैं, λ/del और n × m। ये भी आपके पास रिजॉल्विंग पावर है, लेकिन ये आप तब यूज़ करते हैं जब आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो, और ये आप तब यूज़ करते हैं जब आप लेंस यूज़ कर रहे हो। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास n क्या है, n हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग है, और m क्या है, ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल डिस्कशन थी। अब अगर आपसे एक छोटा सा MCQs पूछा जाए कि यहाँ से मैं बना लेता हूँ कि बताएं कि अगर एक आंख इस ऑब्जेक्ट को देख रही है और एक आंख इस ऑब्जेक्ट को देख रही है, तो दोनों सिचुएशंस में रिजॉल्विंग पावर किसकी ज़्यादा है, इसकी या इसकी? जाहिर सी बात है इसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। क्यों, सोचें ज़रा। अल्फा मिनिमम एंगल इसका कम है ना, छोटा बन रहा है, यहाँ से देखें तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा। देखें अल्फा एंगल मिनिमम ये है, तो एंगल कम, यहाँ से रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा, और इसका एंगल ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब इसकी रिजॉल्विंग पावर कम होगी।
तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन, और लास्ट में आपने ये भी याद रखना है कि मैग्नीफिकेशन का यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।